चैप्टर 6 इज अबाउट द सॉलिड्स। कहता है व्हिच काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है कि इनकी पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू के एम टी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन होती है और इस वजह से इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड क्वार्ट्ज आर, ये नेटवर्क सॉलिड्स में भी आते हैं और इसके अलावा नहीं, सॉरी, नेटवर्क में ये नहीं आते, ये सिर्फ कोवलेंट क्रिस्टल्स में आते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, डायमंड हो गया, डायमंड है और फिर ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, ये सब की सब जो चीजें हैं ना, ये एक तो ये कोवलेंट है, ये सिर्फ कोवलेंट क्रिस्टल्स में आते हैं। जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन कहता है विच वन इज ओनली नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज द डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट। आंसर इज द ग्रेफाइट। इस जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट में दो तरह की लेयर्स होती हैं। एक ग्रेफाइट में पाई जाती हैं पैरेलल लेयर्स, और दूसरा इसमें पाई जाती हैं परपेंडिकुलर लेयर्स। जो पैरेलल लेयर्स है ना, पैरेलल लेयर्स में से करंट पास होता है, पैरेलल लेयर्स में से करंट पास होता है, लेकिन बच्चों जो परपेंडिकुलर लेयर्स हैं, परपेंडिकुलर लेयर्स में से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता और उसकी वजह अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये कंडक्शन जो है ना, ये सिर्फ पैरेलल लेयर्स में से होती है, ये परपेंडिकुलर लेयर्स में से ये कंडक्शन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पॉलीमॉर्फिज्म इन अ कंपाउंड इज लाइक एलोट्रॉपी इन द एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेशो। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो डिपेंड करती है पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये बच्चों डिपेंड करती है अपॉन द एटॉमिक रेशोज पे। एटॉमिक रेशो जितनी अगर दो की एटॉमिक रेशो आपस में सिमिलर है तो उनकी जो शेप्स होंगी वो भी आपस में सिमिलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल पोजेस वंडरवॉल फोर्सेस।
एंड रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। वंडरवॉल फोर्सेस उनमें होती हैं कि जहां पर जो है ना वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक सबसे पहले उन्होंने लिया C12 H22 O11, फिर इन्होंने लिया है SH, और फिर इन्होंने लिखा है SiO2। इसमें ये जो है C12 H22 O11, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये जो है इसमें वैंडरवॉल फोर्सेस पाई जाती हैं। इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो S8 है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें बच्चों क्या पाई जाएंगी? देयर इज द वैंडरवॉल फोर्सेस। इनमें वैंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है विच क्रिस्टल आउट ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल अगेन वही ऑप्शंस दिए हुए, एक P4 दिया हुआ है, S8 दिया हुआ है, C12 H22 और O11। ये सुक्रोज का फार्मूला है, और सुक्रोज जो है ना ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये 6 है, इसमें है C12 H22 एंड O11। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है। ये पोलर है, ठीक है। और पोलर होने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और जिसकी वजह से इनको सॉफ्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी कंसीडर किया जाता है। 7 कहता है मेटालिक बॉन्ड एंड मेटालिक कैरेक्टर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली related to the binding energy. The number of unpaired electrons in the s and d orbital. Can you identify the hardest metal with with high binding energy? अच्छा, इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के साथ। जितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बनेंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द बाइंडिंग एनर्जी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब क्रोमियम को देखा जाए ना, तो इनमें से जो आंसर बनता है वो क्रोमियम बनता है, क्योंकि क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दैट इज द 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इन्होंने जिंक लिखा है, जिंक के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के पास भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास पाए जाते हैं? इट इज इन द क्रोमियम। तो इसकी वजह से क्रोमियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होगी ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। एट में है, कहता है ट्रू सॉलिड्स अमंग द फॉलोइंग इज। एक में सुक्रोज दिया है, प्लास्टिक है, ग्लास है और वुड है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहा जाता है कि वो ट्रू सॉलिड है। और जो अमार्फस होते हैं, अमार्फस को कहा जाता है कि वो सूडो सॉलिड्स हैं, या इनको ग्लासी सॉलिड कहा जाता है, या इनको जो है ना वो फॉल सॉलिड कहा जाता है। तो जो अमार्फस सॉलिड्स है ना, इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें उसने जो सुक्रोज दिया ना, सुक्रोज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 9। कहता है इफ द थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द यूनिट सेल देन द यूनिट सेल बिलोंग्स टू द, ये क्यूबिक है, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। अगर ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, इसमें अल्फा बीटा के बराबर हो, बीटा गैमा के बराबर हो, और ये सारा कुछ 90 डिग्री के बराबर हो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, इट इज द यूनिट सेल ऑफ क्यूब। ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें सबसे ज्यादा ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्री पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। 10 कहता है आइस, ड्राई आइस, आयोडीन, सुक्रोज एंड सल्फर आर। ice, dry ice, iodine and sucrose, it is the example of molecular crystals। मैं इनको डिफरेंशिएट भी कर देता हूं कि जो आइस है, आइस कहते हैं H2O को, और इसके साथ उन्होंने ड्राई आइस लिखा है, फिर आयोडीन और सुक्रोज लिखा है, C12H22O11, ये पोलर मॉलिक्यूलर ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। और जो है आयोडीन I2 और इसके अलावा S8, ये वाले जो है इट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। तो ये हैं दोनों मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टू एलोट्रॉप्स एंड पॉलीमॉर्फिक को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करें उसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है जिस पर क्या होता है कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या करती हैं, वहां पर को एग्जिस्ट करती हैं। उसको कहते हैं कि वो हमारे पास जो है ना वो क्या है, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल्स आर द, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम, यहां पर आना चाहिए था कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप, इट इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फ, उन्हें आइसोमॉर्फ कहा जाता है।
आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स कहते हैं कि जिसमें कंपाउंड डिफरेंट हो, कंपाउंड डिफरेंट हो लेकिन वो उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। कहता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल आर, किसी भी यूनिट के या किसी भी क्रिस्टल के जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं ना वो यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल को डिफाइन किया जाता है कि ये जो यूनिट सेल होता है दिस इज एक्चुअली द नंबर, पहली बात तो ये कि ये रिपीटिंग यूनिट होता है, इट इज द रिपीटिंग यूनिट। नंबर 2 नंबर 1 रिपीटिंग यूनिट, नंबर 2 ये इंफॉर्मेटिव यूनिट होता है। दिस इज द इंफॉर्मेटिव यूनिट। नंबर 3 ये रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास यूनिट सेल है ना, क्वेश्चन नंबर कहता है डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 13 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट इज, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट में कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 एंड sp2, उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड sp2 की वजह से बनता है। नेक्स्ट इज द डायमंड, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और sp3। फिर तीसरा होता है बकी बॉल, बकी बॉल इज ड्यू टू sp2 एंड sp2 और sp2 की वजह से जो है ना वो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पेयर ऑफ नेटवर्क ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स आर डायमंड एंड क्वार्ट्ज। ये जो डायमंड्स और क्वार्ट्ज है ना, डायमंड और क्वार्ट्ज ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये दोनों जो है ना वो नेटवर्क सॉलिड्स में आते हैं। ग्रेफाइट जो है ना ये नेटवर्क सॉलिड में नहीं आता, ये लेयर सॉलिड में आता है, इनमें लेयर्स पाई जाती हैं। 16 कहता है विच काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, उनमें वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो उनकी लेयर्स होती हैं, और अदरवाइज उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन लेयर्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। फिर 17 कहता है व्हेन वाटर फ्रीज टू द आइस इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड बाय 9% एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय द 9%। डेंसिटी डिक्रीज करती है, और अगर आप 17 में आप कंपैरिजन करते हैं ना वाटर का, वाटर की डेंसिटी ग्रेटर होती है और जो आइस है आइस की डेंसिटी कम होती है, एंड इट इज द 9%। और अगर यहां पर हमारे पास अगर आप बात करें वॉल्यूम की तो आइस का वॉल्यूम ग्रेटर होता है
और जो वाटर है उसका वॉल्यूम कम होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, और ये भी 9% होता है, इट आल्सो द 9%। देन क्वेश्चन नंबर 18, कहते हैं चूज द मेटल विद वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड, जिसके पास जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और जिनका जहां पर मेटल का जो साइज है वो ग्रेटर होता है, वहां पर उसके दरमियान में वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। अब आप देखें पीरियोडिक टेबल पर जो है ना, वो पीरियोडिक टेबल में 4 ऐसे एलिमेंट हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड एक ऐसा एलिमेंट है कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा? मरकरी है। इसका मतलब उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड है वो वीक है। तो मरकरी जो है ना Hg, इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट इज द 19 में है, कहता है विच मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा, इसमें एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के पास जो है ना वो एल्यूमिनियम, सोडियम को अगर आप देखें ना, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 बॉन्ड बनाता है। सीजियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है। तो एक्चुअली जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में 3 मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। उन 3 मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, इसमें इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है विच मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द, ये हो गया 20, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पोजेसेस हेक्सागोनल यूनिट सेल विद हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स द आइस। आइस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, और इसमें वो कहता है कि जो आइस है, आइस में हेक्सागोनल चैनल्स पाए जाते हैं। हेक्सागोनल चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये इस तरह से जो है ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे के साथ, ये फिर वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर ये तीसरे के साथ, ये यहां पे, फिर ये, और ये हमारे पास इस तरह से जो है ना वो हेक्सागोनल चैनल्स पाए जाते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं? इनमें यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पर क्या एग्जिस्ट करते हैं? हेक्सागोनल चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। 21 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव सेम यूनिट सेल्स, आइस, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, डायमंड, सुक्रोज, सल्फर, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में ग्रेफाइट और डायमंड में दोनों कार्बन होते हैं, तो इस वजह से उनके यूनिट सेल जो है ना वो ओवरऑल वहां पर सेम होंगे। 22 कहता है विच काइंड ऑफ क्रिस्टल पोजेस द वंडरवॉल फोर्सेस, जो
आयोनिक सॉलिड, उनमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर में वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर इसके अलावा वहां पर एग्जिस्ट करती है, एक तो डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और इसके अलावा एग्जिस्ट करती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस, ये तीन फोर्सेस जो है ना वो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैक्स एन आइसोट्रॉपी। अच्छा, एन आइसोट्रॉपी का जो बिहेवियर है ना वो एक तो सॉलिड्स के पास होता है, और दूसरा वो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास ये वाला बिहेवियर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में उसने दिया डायमंड, ऑप्शन बी में दिया प्लास्टिक, ऑप्शन सी में ग्रेफाइट। तो यहां पर जो आंसर होगा ना दैट इज द प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में जो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है वो नहीं पाया जाता, बल्कि इनमें आइसोट्रॉपिक बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, लैटिस एनर्जी। कहता है लैटिस एनर्जी इज आल्सो, इट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल एनर्जी। लैटिस एनर्जी को क्रिस्टल एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। लैटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रिस्टल एनर्जी। ये क्रिस्टल एनर्जी कहलाता है, ये क्रिस्टल एनर्जी कहलाता है। 25 में वो कहता है कि आयोनिक कंपाउंड आर एनर्जेटिकली स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और जो लैटिस एनर्जी है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो वाले जो कंपाउंड्स है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। 26, लैटिस एनर्जी and electrostatic forces of attraction, electrostatic forces of attraction। 26 में कहता है चूज द टाइप ऑफ क्रिस्टल विच इन नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। NaCl, NaCl जो है ना, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। ये NaCl जो है ना ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड होने का मतलब ये है कि उसमें क्या चीज पाई जाती है, उसमें आइंस पाए जाते हैं, और ये जो आइंस है ना, दीज आइंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट। ये जो है ना ये सॉलिड स्टेट में बच्चों बिल्कुल भी फ्री नहीं होते जो आइंस है। फिर 27, में ये है, कहता है चूज अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद मेटालिक लस्टर। मरकरी, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो मरकरी है उसमें वीक मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से हमारे पास जो है ना वो पाए जाते हैं। Which of the following mixture exhibit the different types of forces among the particles? Iodine dissolved in the CCl4, दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। NaCl aqueous solution, NaCl में आइंस होते हैं, और जो जब आइंस वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो आइंस और पोलर
इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस जनरेट होती हैं जिसको आयन डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, क्या नाम दिया जाता है उसको? आयन डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। 29 कहता है द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक। बच्चों कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है ना वो सिर्फ एक होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। चूज द पेयर ऑफ विट्रस आर अमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग क्वार्ट्ज एंड ग्लास, ग्लास एंड प्लास्टिक। सी, ग्लास और जो प्लास्टिक है ये अमॉर्फस होते हैं, बाकी जितने भी हैं डायमंड है, क्वार्ट्ज है और मरकरी है और ग्रेफाइट है। बच्चों ये तमाम के तमाम जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनमें रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द एटम्स पाई जाती है।